ठीक है स्टूडेंट्स, लेट मी गिव यू अ लिटिल रीकैप। हमने जो लास्ट टाइम किया था, लास्ट टाइम हमने जो है पढ़े थे मुगल एम्परर्स। तो मुगल एम्परर्स हमने देखा था कि फ्रॉम 1526 में एम्परर बाबर आता है। बाबर यहाँ पे आता है इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में, वो कॉन्कर करता है, तो यहाँ पे एक मुगल डायनेस्टी जो है वो शुरू हो जाती है। मुगल डायनेस्टी में नंबर ऑफ किंग्स हमने पढ़े थे, उनके जो मोनार्क्स थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां और औरंगजेब। ये इनको हम कहते हैं जी जो मतलब द मोस्ट पावरफुल या जो मुगल एम्परर्स इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, यानी कि जिनका जो रूल है दैट वाज कंसिडर्ड एज अ ग्लोरियस पीरियड ऑफ द मुगल एम्पायर। औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में। अच्छा, ये डेट्स भी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज अभी किसी ने ट्रायल क्लास में क्वेश्चन किया था कि सर हम डेट्स वो पूछते हैं तो हमने क्या डेट्स हमने याद करनी है, हमने कौन सा ईयर याद करना है। तो जो जो मैं आपको बता रहा हूँ, कीप अ नोट ऑफ दैट। वो आपसे ना सिर्फ आपसे एमसीक्यू में पूछेंगे, वो आपसे इंटरव्यू में भी पूछेंगे। तो कीप इन माइंड कि आपका जो वाइवा होएगा, अगर आप क्लियर कर जाते हैं कोई पेपर, द सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू इन द इंटरव्यू एज वेल, जस्ट टू नो कि आपने कितना उसको डीपली आपने सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है। तो औरंगजेब डाइड इन 1707, 1707। ठीक है, 1707 में उसकी डेथ होती है। और उसके बाद यहाँ पे आता है बहादुर शाह। ठीक है। बहादुर शाह। भैया आप क्या और सुन रहा है? ये बेसिकली जो मुगल एम्परर्स हैं आपके सारे, दे गो अप टिल दिस फ्रॉम बहादुर शाह 1707, और ये आप देख सकते हैं तकरीबन 150 ईयर्स तक मुगल सल्तनत जो है वो कायम रहती है। तो औरंगजेब के बाद मजीद 150 साल तक मुगल सल्तनत कायम रहती है, लेकिन इसके जो एम्परर्स होते हैं, किंग्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होते। और उसमें से आपको जो सवाल हैं जो आएंगे, मैं आपको अभी थोड़ा सा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, बिकॉज देखें, इसको डिटेल में आप जितना पढ़ना चाहें, देर इज नो लिमिट टू दैट। ऑब्वियसली यू कैन रीड एज मच एज यू वांट, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं चीजें एज फार एज हमारा पेपर है, उसमें हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमने पढ़नी है। अच्छा, औरंगजेब के बाद कौन आता है? अब आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, दिस इज बहादुर शाह। पेपर में वो पूछ लेता है हु इज प्रिंस मुअज्जम। प्रिंस मुअज्जम इज बेसिकली औरंगजेब के जो बेटे होते हैं, एक बेटा होता है अकबर होता है, एक बेटा सुल्तान होता है। द थर्ड पर्सन वाज बहादुर शाह। तो बहादुर शाह औरंगजेब को सक्सीड करता है, और इसको हिस्ट्री में प्रिंस मौजम भी कहा जाता है। तो वो आपको पेपर में पूछ लेता है हु इज प्रिंस मौजम। अच्छा, इसी तरह ही मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि हु वाज प्रिंस सलीम कौन था? प्रिंस सलीम जी, जिन्होंने पिछला लेक्चर लिया है, यू शुड बी जहांगीर एबल। सर। जहांगीर, एग्जैक्टली। तो आपने ये चीजें जरा मतलब द निक नेम ऑफ प्रिंसेस एंड देयर अदर नेम, ये भी क्वेश्चन बाज कर पूछ लेता है। ठीक है, औरंगजेब के बाद ये आ जाता है बहादुर शाह। सर शाहजहां जो सर, जी जी पूछें। सॉरी सर, बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए कि मेरा नाम खुर्रम शहजाद है, तो वो जो शाहजहां साहब थे उनका नाम भी मेरे से हाँ मिलता जी, जुलता था। उनका नाम प्रिंस खुर्रम था। यू आर राइट। थैंक यू फॉर एडिंग दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू आवर क्लास। इन्होंने जी वेलकम बात सर। की, जो शाहजहां था, जहांगीर का जो बेटा था शाहजहां, उसका नाम प्रिंस खुर्रम था। और एंड जो है इनका नाम भी क्योंकि खुर्रम है, तो ही जस्ट वांटेड टू शेयर दैट एक्सपीरियंस। ओके, बहादुर शाह। और इसके बाद ये नंबर ऑफ एम्परर्स आते हैं, इनको कोई बहुत ज्यादा मतलब लिस्ट याद करने पे आपने जोर नहीं डालना। मैं आपको पता नहीं कहाँ क्या चीज आपने करनी है, क्या चीज आपने नहीं करनी। एक तो आप ये याद कर लें कि जो पहला एम्परर होता है, मतलब आफ्टर औरंगजेब, द फर्स्ट एम्परर इज बहादुर शाह। कब आता है? 1707 में। ऑब्लिक इसके लिखने प्रिंस मौजम। अच्छा, लास्ट एम्परर कौन होता है? बहादुर शाह जफर टू। ठीक है, तो इट इज ऑल बिटवीन बहादुर शाह 1 और 2। तो दो नाम तो आपको वैसे ही याद हो गए। ठीक है ना? अब मतलब और ये नाम सिमिलर है, इसमें अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हु इफ समवन आस्क यू हु इज द लास्ट मुगल एम्परर, you know it is Bahadur Shah 2. If someone asks you who is the first Mughal emperor after Aurangzeb, Bahadur Shah 1। लिस्ट इसके दरमियान ही है सारी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने कुछ इवेंट्स देख लेने हैं। एक तो ये जो है मोहम्मद शाह, दिस पर्सन। ठीक है,
इसका इवेंट इंपॉर्टेंट है, ये आपने नाम याद रख लेना। मोहम्मद शाह 1719 टू 1748, ये वो दौर है जब मुगल एम्पायर उसकी पावर कम हो रही थी, इंडिया में बाकी ग्रुप्स की पावर ज्यादा हो रही थी, जैसा मराठाज हैं, ब्रिटिश हैं, इनकी इनकी पावर बढ़ रही थी, मुगल्स की कम हो रही थी। तो लिहाजा सर ये मोहम्मद शाह रंगीला जिसे कहते हैं, ये वो तो नहीं है? आई थिंक वही है, आई थिंक ये आपने चेक कर लेना है, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि ये रंगीला। सॉरी सर, वो जो रंगीला है उसका नाम है रोशन अख्तर नसीरुद्दीन शाह उर्फ आम मोहम्मद शाह रंगीला। चलें ये चेक कर लें उसका एग्जैक्टली जो प्रॉपर नेम है, या उसका इसका उसका एरा देख लें आप 1719 से 48 तक। अगर तो वही एरा है तो वो यही पर्सन है। बहरहाल ये सर यही है। इसका जो रेन इंपॉर्टेंट है ना, वो इस सेंस में है कि ड्यूरिंग हिज रेन या ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड इन 1739, यहाँ पे इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में या मुगल एम्पायर को एक बंदा अटैक करता है, एंड दैट पर्सन इज नन अदर देन नादिर शाह ऑफ पर्शिया। ठीक है, नादिर शाह। नादिर शाह जो है पर्शिया मींस फ्रॉम ईरान, ईरान का पुराना नाम पर्शिया है, ठीक है, या फारस जिसे हम कहते हैं। अच्छा, पर्शिया से नादिर शाह अटैक करता है और यहाँ पे इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में आके दिल्ली पे हमला करता है, और दिल्ली से वो लेके चला जाता है पीकॉक थ्रोन। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि पीकॉक थ्रोन क्या है बेसिकली। अगर पीकॉक थ्रोन को आप समझें कि जी एक सदर के कमरे में जो कुर्सी पड़ी होती है टेबल पे, ठीक है, जो उसके टेबल के साथ पड़ी होती है कुर्सी, वो थ्रोन होती है। पुराने जमाने में इस तरह तख्त होता था सर बादशाह एक का। ही तख्त था, मींस के तख्त जी जी था, उसके बिल्कुल, पीकॉक पीकॉक पिलर्स लगे थ्रोन होते थे वाज थोड़े से साइड पे ना, 7 पीकॉक पिलर्स थ्रोन। भी आई। ओके, पीकॉक थ्रोन जो है बेसिकली दैट वाज अ थ्रोन, एक तख्त था। तो मोहम्मद जो नादिर शाह है वो इस थ्रोन को लेके चला जाता है। अब इस थ्रोन में ऐसी क्या चीज थी, वन थिंग इज इम्पोर्टेंट कि इसमें कोहिनूर लगा हुआ था। कोहिनूर आपको पता है, इट इज अ वेरी वेरी इट वाज अ वेरी वैल्यूएबल डायमंड, एंड इट वाज कोहिनूर मींस माउंटेन ऑफ लाइट। तो ये फिर ईरान जाता है, और आपको पता है अभी आजकल कोहिनूर कहाँ पे है? अब ये हल्के बड़ी इंटरेस्ट, अलबत के पास है सर। मलका तानिया में यस बरतानिया सर। का जो मलका बरतानिया का जो उनका जो क्राउन है उसमें वो आजकल है उसके कोहिनूर। ताज में है सर उसके। तो इम्पोर्टेंट थिंग इज कि दैट डायमंड वाज इन द थ्रोन ऑफ जो है मोहम्मद शाह। और ये इनफैक्ट थ्रोन जो है, ये जो तख्त बनाया जाता है, ये शाहजहां के लिए बनाया जाता है। तो उसके बाद जो भी एम्परर आया तो उसने इसको इस तख्त को यूज किया, बादशाह वहां बैठ जाता था और उसको अपना दरबार लगा लेता था, सो ऑन। ठीक है, मोहम्मद शाह का आप जेहन में रख लें। And another important event that happened in the reign of, I believe, Shah Alam II. Shah Alam II. शाह आलम टू के दौर में जो है अहमद शाह अब्दाली जो है, अहमद शाह अब्दाली अब एक अफगान किंग होता है, अफगानी किंग होता है। शाह वलीउल्लाह उसको इनवाइट करता है। शाह वलीउल्लाह उनको इनवाइट करते हैं कि जी आप यहाँ पे इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में आए, और यहाँ पे आके जो मुगल एम्पायर जो डिक्लाइन कर रही है, वो उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि जो मराठास होते हैं फ्रॉम द साउथ, साउथ ऑफ इंडिया, मतलब आप ये, मैं आपको नक्शा दिखाता हूँ, ये अफगानिस्तान, ये मराठास, और ये मुगल एम्पायर। आप समझ लें कि ये तो यहाँ पे थोड़ी सी दिखाई हुई है, लेकिन इसका थोड़ा सा एरिया ज्यादा था। बहरहाल इट वाज facing constantly, it was facing threats from the Marathas, these Marathas. तो शाह वलीउल्लाह realized कि जी ये मराठास को अगर डिफीट कर दिया जाए तो मुगल एम्पायर को कुछ मतलब जो है ना कुछ स्पेस मिल जाएगी, कुछ चीजें आसान हो जाएंगी। तो एट द रिक्वेस्ट ऑफ शाह वलीउल्लाह, अहमद शाह अब्दाली कम्स फ्रॉम अफगानिस्तान, और 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है। अच्छा, पानीपत, आप सवाल होगा कहाँ पे है पानीपत? ये दिल्ली के पास है, यहाँ पे करके समवेयर ओवर हियर, खुला मैदान है, वहां पे जंगें हो सकती हैं। तो यहाँ अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली आता है, एंड ही फाइट्स द मुगल द मराठास, एंड दे आर डिफीटेड। तो ये किसके दौर में हुआ? शाह आलम टू के। ठीक है, मोस्टली दीज एम्परर्स आर इम्पोर्टेंट। बाकी इसमें होता ये है कि स्लोली विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी जो एम्पायर है वो सिकुड़ती जाती है, मुगलों की एम्पायर। यानी कि एक टाइम था कि मुगलों की एम्पायर ये पूरा अफगानिस्तान, मतलब ऑलमोस्ट 70 to 80% अफगानिस्तान, और ये बंगाल तक, और ये पूरा हिंदुस्तान, और इस तरह से जो है ना ये इनकी बहुत बड़ी एम्पायर थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिबेलियंस और एम्परर्स जो थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, ब्रिटिश भी इंक्रोच कर रहे थे, तो इनकी डोमेन बहुत थोड़ी सी रह जाती है।
तो लिहाजा 1803, अब ये जो मैं आपको डेट्स बता रहा हूँ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दीज डेट्स इन माइंड, ठीक है जी। 1803 जो अंग्रेज हैं, या अंग्रेजों से मेरा मुराद है, जब मैं अंग्रेज कहता हूँ, दे मीन द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है जी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो ब्रिटिश हैं, दे एंटर दिस दिल्ली तक पहुंच जाते हैं 1803 तक। तो उसके बाद फिर मुगलों की हुकूमत जो है तकरीबन मतलब 1857 तक उनकी हुकूमत सिर्फ दिल्ली की हद तक रह जाती है, यानी कि उनकी इतनी ताकत थी जितनी एक एसी की तहसील पे होती है, बस दैट्स ऑल। वो भी दिल्ली की हद तक थी, यानी कि वो एम्पायर जिसके दौर में मतलब इतने मुल्क आ जाते थे, तो वो दिल्ली की हद तक महदूद रह जाती है। 1857 में जब लास्ट मुगल एम्परर को इधर इधर भेजा जाता है, बर्मा, रंगून ओवर हियर, तो अल्टीमेटली मुगल एम्पायर जो है वो एंड हो जाती है, ठीक है। क्यों भेजा जाता है, वी विल सी इन अ शॉर्ट वाइल। अच्छा, अब जैसे जैसे जो है मतलब मुगलों की जो एम्पायर है, जैसे जैसे वो शॉर्ट होती रहती है या उसका एरिया डिक्रीज करता है, और बाकी ग्रुप्स वो जो है यू कैन से द अदर ग्रुप्स दे एक्सपैंड। और वो बाकी ग्रुप्स कौन कौन से हैं? द सिख इन पंजाब, राजपूत इन दिस साउथ ऑफ इंडिया, मराठास मैसूरू में, यहाँ पे द फेमस पर्सन फ्रॉम मैसूरू, फ्रॉम मैसूर किसे कहते हैं क्विकली? टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान वो सुल्तान, एग्जैक्टली। टीपू और सुल्तान। हैदर अली की बर्थ प्लेस थी। बिल्कुल बिल्कुल, हैदर अली टीपू टीपू सुल्तान। सुल्तान। ये बाकी ग्रुप्स जो है ना, ये मर्ज कर जाते हैं, मुगल बिल्कुल कम रह जाते हैं। अच्छा, इनमें से वन ऑफ द ग्रुप ब्रिटिश। अच्छा, ये जो अंग्रेज हैं, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बेसिकली पहले कंपनी का यहाँ पे रूल होता है, यानी कि जिस जमाने में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी, तो जो यूरोप में मसला दरअसल ये है कि यूरोपियन जो डाइट है, दे नीड स्पाइसेस अपनी डाइट को, उनकी डल डाइट है उसको थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए दे नीड स्पाइसेस, दे नीड द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ईस्ट। चाइना से उन्हें सिल्क चाहिए, इंडिया से उन्हें स्पाइसेस चाहिए। इस वजह से वहां पे सन 1600 से ऑनवर्ड्स बहुत ज्यादा कंपनीज खुली, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर वेस्ट इंडीज कंपनी, और इस तरह की बहुत सारी कंपनी। फिर इसको क्वीन ने चार्टर दिया। चार्टर होता है कि जी मतलब एक परमिट दे दिया कि ठीक है, आप कर सकते हैं ईस्ट में ट्रेड। तो ये सेमी गवर्नमेंट टाइप कंपनी थी, नीम सरकारी एक कंपनी थी। इस कंपनी की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन थी, बहुत बड़ी कंपनी थी। इस कंपनी की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन थी, इनकी अपनी फौज थी, और इस तरह से ये जहां जाते थे ट्रेड करने, बेसिकली ट्रेड, ये ट्रेडिंग कंपनी थी। बरतानवी हुकूमत डायरेक्ट नहीं थी, ये सेमी गवर्नमेंट टाइप कंपनी थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे लंदन में। इसको चार्टर दिया गया, अब ये नोट कर लें, सन 1600 में, इन द ईयर 1600, क्वीन एलिजाबेथ वन gave the charter to ईस्ट इंडिया कंपनी कि आप मतलब इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जहां भी गए, ये क्योंकि अपनी, आपको पता है यूरोप में सेलिंग शिप्स जो थी, बिकॉज दे वर ग्रेट नेविगेटर्स अक्रॉस द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जहां भी जाते थे अपनी शिप्स में जाते थे, एंड दे यूज्ड टू सेटल ऑन द कोस्टल कम्युनिटीज। तो अंग्रेज जो है वो पहले तो जहांगीर के दौर में इधर आते हैं गुजरात वाली साइड पे। द फर्स्ट फैक्ट्री दिस सेट अप वाज इन 1608 इन द टाउन ऑफ सूरत, आई बिलीव समवेयर ओवर हियर। अच्छा, उसके बाद ये डिफरेंट कोस्टल एरियाज पे अपनी कम्युनिटीज बना लेते हैं, छोटे छोटे अपनी फैक्ट्रीज। फैक्ट्री मतलब वो नहीं कि वहां पे मशीनें लगी हैं, फैक्ट्री मतलब गोदाम, ठीक है ना, वो वहां पे सेटअप कर लेते हैं। ये इनकी सेटलमेंट्स होती हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ऑब्जर्व करते हैं कि जी इंडिया के तो सियासी हालात बहुत ही नाजुक हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपना अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करते हैं, ब्राइब्स दे के, लोकल्स को खरीद के, और इस तरह से, ठीक है ना। तो व्हाट हैपेंस स्लोली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये इनका जो है इनकी जो टेरिटरी है, मतलब अगर आप कंपेयर करें ओवर द पीरियड, ओवर द लास्ट 100 years, व्हाट हैपेंस, अगर ये येलो एरिया इफ इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश, स्लोली स्लोली ये इस साइड से, ये मतलब कंसिडर दिस एज राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड, तो राइट से ये लेफ्ट स्वीप करते हैं। तो अल्टीमेटली यू सी मतलब स्लोली जो लोकल इंडियंस हैं उनके कंट्रोल में जो भी एरिया था वो सुकड़ता जाता है, और अंग्रेजों के जो कंट्रोल में एरिया है वो बढ़ता जाता है। अब इसमें जंगें भी हुई, जो है लोगों को, मैंने आपको बताया कि लोकल लीडर्स को ब्राइब भी किया गया। और सबसे बड़ी उस वक्त इंग्लैंड जो था, या ब्रिटिश, देवर द इंडस्ट्रियल पावर। जाहिर है उनकी मिलिट्री सुपीरियरिटी और एंड अदर टैक्टिक्स एज वेल।
तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दे टुक ओवर इंडिया, लेकिन सारा इंडिया इनके कंट्रोल में नहीं होता। मतलब यू सी ऑलमोस्ट आपने सुना होगा प्रिंसली स्टेट्स, यू नो। तो कुछ रियासतें ऐसी होती हैं, जो कुछ स्टेट्स इंडिया में ऐसी होती हैं, दे वर रूल्ड बाय द प्रिंसेस, लेकिन वो अंग्रेजों को अपना मानते थे कि जी हम फॉरेन पॉलिसी आपकी फॉलो करेंगे, हम अलहदा फॉरेन पॉलिसी नहीं होगी, डिफेंस आप हमारा देखेंगे। तो जो है मतलब वो प्रिंसली स्टेट्स होगी। तो ऑलमोस्ट यू कैन से कि 75% इंडिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश, डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश, एंड 25% अंडर द प्रिंसली स्टेट्स। इसी वजह से फिर हम पढ़ते हैं आगे जाके कि जी कश्मीर प्रिंसली स्टेट था, उसने किया सीड के नहीं, बहावलपुर ने कर दिया पाकिस्तान को, हैदराबाद ने पाकिस्तान को करना चाहा, उसको घेर लिया गया। ये आप देख रहे हैं हैदराबाद। फिर ये मैसूरू, जिसे मैसूर कहते हैं, ये दिस स्टेट बेसिकली, यहाँ पे टीपू सुल्तान ने बहुत टफ टाइम दिया ब्रिटिश को, एंड इट वाज मतलब ही पुट अ वेरी रियली गुड फाइट, और काफी उन्होंने जो है टीपू सुल्तान ने बड़ा टफ टाइम दिया। तो आई बिलीव कि उसका एक ट्रू, ही वाज अ ट्रू पेट्रियट इन द सेंस के जो ब्रिटिश जो है faced a very very hard time in engaging this Tipu Sultan. फिर over the years this was the situation of Indo-Pak. पहले अंग्रेजों का कैपिटल होता है कलकत्ता। ये कलकत्ता जो है अंग्रेज फाउंड करते हैं, ठीक है ना। फिर ये 1911 में शिफ्ट कर जाते हैं दिल्ली पे। न्यू दिल्ली आप सुनते हैं ना, न्यू दिल्ली। एक तो पुराना दिल्ली है ना, एक न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली वाज मेड बाय द ब्रिटिश। एक्चुअली जी जी पूछें। काइंडली सर, ये पूछना ये चाह रहा था कि जो दिल्ली शहर है और एक न्यू दिल्ली था, वो ट्रांसफर हुआ था कोलकाता से न्यू दिल्ली में, ट्रांसफर कैपिटल हुआ था, तो कौन से मतलब के ईयर्स में ट्रांसफर किया गया था? वो फर्स्ट आपको ऑफ आगे ऑल जाके बताता हूँ। इंडियन का दरअसल जो वो ट्रांसफर हुआ था 1911 में, जब ये एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी ना। तो इन्होंने क्या कर लिया था, यस अंग्रेज सर, कर दिया था कैपिटल, कि ठीक है, ये एक इम्प्रेशन ये आए कि जी हमने जो है वो मतलब वी हैव टोटली एक्सेप्टेड द डिमांड्स ऑफ द कांग्रेस, हमने अपना कैपिटल भी शिफ्ट कर दिया। तो उनकी ऑपोजिशन टोटली एक हमने उस पे सबमिट नहीं कर दिया। वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। 11 में शिफ्ट हुआ था, 1930 में तकरीबन ये जाके फंक्शनल हुआ था, जो आज हम न्यू दिल्ली सुनते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ही जी ईस्ट इंडिया कंपनी का पहले जो है वो मतलब पहले जो हेडक्वार्टर था, आई टोल्ड यू कि सूरत में था। सूरत अब यहाँ पे करके कहीं है, समवेयर ओवर हियर। फिर ये बॉम्बे शिफ्ट कर जाते हैं, अपना ईस्ट इंडिया कंपनी का कैपिटल ओवर हियर बॉम्बे। बॉम्बे से कलकत्ता चले जाते हैं, और यही इनका इनिशियल कैपिटल होता है ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और समर कैपिटल क्या होता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। समर कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर शिमला, शिमला वट एवर, जिस मर्जी से प्रोनाउंस करें। यहाँ पे पहाड़ी जो है ना, द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस, शिमला। शिमला कॉन्फ्रेंस आपने पढ़ी होंगी। फिर 1911 के बाद जो है अल्टीमेटली दे शिफ्ट द कैपिटल टू न्यू दिल्ली। सो दिस इज इन शॉर्ट द स्टोरी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी एक और जो है वो उसमें तो अपना ये एरिया एक्सपैंड करती है आहिस्ता आहिस्ता। और ये आप देख सकते हैं कि बंगाल वाली साइड से ये इस तरह से स्वीप इन करते हैं। मतलब दीज थ्री पिक्चर्स यू कैन सी, येलो कलर स्प्रेड्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये पहले जो इनिशियल जो इनकी फाइट होती है, ये फाइट करते हैं द मुगल एम्परर इन बंगाल। द मुगल एम्परर इन बंगाल, उसके साथ फाइट होती है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द बैटल ऑफ प्लासी, PLASSEY। अच्छा, इसको क्यों कहते हैं प्लासी? बेसिकली यहाँ पे एक गांव है बांग्लादेश में जिसको कहते हैं प्लाशी। तो उसको अंग्रेजी में उसका नाम है जी प्लासी, PLASSEY, बैटल ऑफ प्लासी। ये होती है बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी, या ब्रिटिश कह लें, इट्स ओके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस द नवाब ऑफ बंगाल। नवाब ऑफ बंगाल तो कौन होता है ये? अक्सर ये शेर में भी इसका जिक्र है इस जंग का, ठीक है। when Ilham Iqbal talked about the treachery of one person. अच्छा जी, नवाब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और नवाब सिराजुद्दौला को चीट कौन करता है? वो करता है मीर जाफर। अब ये आपकी एक होम असाइनमेंट है, आपने देखना है पाकिस्तान का एक लीडर है, एक लीडर था पाकिस्तान का जिसकी
एंसेस्ट्री जो है वो मीर जाफर से मिलती है, और मीर जाफर वाज द पर्सन हु चीटेड अपॉन हिज मास्टर, यानी कि जो रॉबर्ट क्लाइव होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जनरल, इन 1857 23 जून 1757 सॉरी 1757 23 जून बैटल ऑफ प्लासी होती है यहाँ पे बंगाल वाले एरिया में, ठीक है। किस साल में होती है सर बैटल ऑफ प्लासी? 1757 में, ठीक है। 23 को ये होती है फाइट बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव जो कि जनरल होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्सेस नवाब सिराजुद्दौला जो कि नवाब होता है या मुगल गवर्नर होता है बंगाल का, उसके साथ होती है। अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव ऐसे जीत जाता है कि नवाब सिराजुद्दौला का जो जनरल होता है मीर जाफर, उसको चीट मीर जाफर जो है वो चीट करता है, या मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ब्राइब कर लेता है, रिश्वत दे देता है, तो वो जो है अपने मास्टर को चीट करके इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी गेन्स फुटहोल्ड इन दिस बंगाल रीजन। तो बंगाल में जब वो सक्सेसफुल होते हैं तो ये पूरा एरिया बंगाल का उनके अंडर आ जाता है, एंड मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे स्लोली एक्सपैंड, और इस तरह से जो है ना, इसी वजह से अब आपको मैं एक ट्रिक बताने लगा हूँ कि जो पहले, मतलब अगर आपको सवाल आ जाए व्हेन डिड द ब्रिटिश कॉन्कर पंजाब, मतलब अब आपको पता है कि अगर 1757 में ये कॉन्कर हुआ है तो इट विल टेक अ टाइम जब तक ये एरियाज कॉन्कर नहीं होंगे, तक ये एरियाज वो अपने अपने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश जो है वो अपने डोमेन के अंदर नहीं लेके आएगा। तो ये डेट्स इस तरह से हैं। इसी वजह से पंजाब जो है वो एनेक्स कब होता है, पंजाब ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा कब बनता है, यू कैन से 1846 में, 1849 सॉरी, बिकॉज लाहौर 1846 में वो करते हैं कैप्चर, लेकिन 1849 में पंजाब और सिंध जो है फॉर्मली बिकम्स पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। क्योंकि उसकी वजह क्या, लॉजिकली वजह यह है कि दे हैड टू स्वीप इन फ्रॉम दिस साइड। तो कॉन्सेप्चुअली अब आपका एक चीज जो है वो क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा, इस तरह क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये स्वीप इन करते हैं, ठीक है, और दे फाइट मैनी बैटल्स अलोंग द वे, मतलब यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी हो गई, यहाँ पे कहीं जाके बैटल, यहाँ पे बक्सर एक गांव है बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर फाइट होती है इन 1764। ये लिखते जाएं ईयर्स जो है इंपॉर्टेंट, मतलब दे विल बी आस्क्ड इन द पेपर वन वे और द अदर। बैटल ऑफ बक्सर होती है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, बैटल ऑफ बक्सर से पहले सिराजुद्दौला की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद क्या नया कोई होता है डिफीटेड पाकिस्तान की तरफ से, या फॉर एग्जांपल ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से? मैं समझा नहीं आपका सवाल। अब सिराजुद्दौला जो है, सर अच्छा उसके बाद जंगे प्लासी में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट, जो आपने कहा कि सर रॉबर्ट और सिराजुद्दौला के दरमियान में डिफीटेड, वो 1969 में उसकी डेथ हुई या उसको कैप्चर्ड कर लिया गया था? नहीं 1757 में। 1757 में? 1969 कैसे हो सकता है? सर कैप्चर्ड कब हुआ था? मैं आपको वही कह रहा हूँ, 1757 में नवाब सिराजुद्दौला जो है ही वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम बंगाल, या जो है यहाँ पे मतलब बंगाल जो है बिकम्स पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। फिर यस, मीर जाफर को बेसिकली ही वाज ब्राइब्ड। अच्छा सर वो का जो मीर सिनारियो है जाफर ना, मसलन के गद्दार निकला सर। हाँ मीर जाफर, यस यस, जी आई होप कि क्लियर हो गया है। अच्छा मीर Okay. जाफर, आपने असाइनमेंट कौन सा दिया था मीर जाफर के बारे में, क्या अभी क्या सर्च करना है इसके बारे में? वो कौन सा सर? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का एक लीडर था, उसकी आगे से जनरेशन जाके मिलती है मीर जाफर से। सिकंदर ठीक है, मिर्जा। ये आपने खुद देखना है, मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, आपने सिकंदर खुद देखना है कि मिर्जा। कौन सा बंदा जो है वो मीर जाफर की एंसेस्ट्री से बिलोंग करता है। तो मतलब ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, जस्ट चेक कर लीजिएगा। अच्छा चलें जी आगे चलते हैं। 1764 में यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर हो जाती है, जो है बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मीर जाफर का जो बेटा होता है मीर कासिम, ठीक है, वर्सेस मीर कासिम। अच्छा इनकी बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाए, मैं आपको बताऊं, ये वन पेपर है, वन पेपर में आप हाईलाइट होना
होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली चीजों का मेन बातें पता हो. यू डोंट नीड टू गो इनटू टू मच डिटेल in that regard. Just have a general idea what is happening and how are the events arranged, ताकि अगर कोई न्यू चीज भी आ जाए तो you are able to make a guess. अच्छा, वेरी गुड सर, थैंक यू। इसी तरह ही आपने जो है वो मतलब 1754 से 1803 में they reach up till Delhi. 1803 में they captured Delhi. So this is Delhi and 1803 they captured Delhi. And slowly they move further inwards and जो है वो 1849 तक ये पंजाब और सिंध जो है वो हिस्सा बन जाते हैं इसके ब्रिटिश एम्पायर के। ठीक है, क्लियर? तो ये मतलब एक इन 1849 में सर ये दिल्ली को कौन कैप्चर करता है? द ब्रिटिश, सिंपल इज दैट। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखें, अब ब्रिटिश जो है बंगाल इन्होंने कैप्चर कर लिया। नाउ दे हैव सम एरिया, अब ये उस एरिया से आपको पता है रेवेन्यू भी कैप्चर करेंगे, रेवेन्यू भी एक्सट्रैक्ट करेंगे, वहां से टैक्स भी इम्पोज करेंगे, कस्टम्स ड्यूटीज लगाएंगे, वहां पे अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। तो दे आर बेसिकली दे विल गवर्न द एरिया, अंडरस्टैंड, दे विल गवर्न एन एरिया। तो गवर्नेंस के लिए यहाँ पे अंग्रेज क्या करते हैं, दे अपॉइंट गवर्नर जनरल्स, वेरी सिंपल। तो लिहाजा द फर्स्ट गवर्नर जनरल इज वॉरेन हेस्टिंग्स। ये गवर्नर जनरल्स आ गए और इनमें गवर्नर जनरल से भी सवाल आता है, तो हम जरा क्विकली मतलब देख लेते हैं कि गवर्नर जनरल से हमने क्या चीज हमने पढ़नी है और क्या इसमें मेन बातें। जी स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको गवर्नर जनरल की लिस्ट आपके सामने आ रही है, ये एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आपने इससे परेशान नहीं होना कि जी इतने लंबे नाम है, हम क्या याद करेंगे, क्या हमने करना है। मैं आपको वो गवर्नर जनरल्स बता रहा हूँ जो पेपर में आते हैं, मतलब आज तक आए हैं या जो जो आपसे वो पूछ सकता है। तो वो आपने एक तो लिख लेने या आपका माइंड आपके माइंड में होना चाहिए कि जी दीज आर द इम्पोर्टेंट वंस। Someone ask you who is the first governor, क्योंकि हमेशा लिस्ट में से पीपीएससी एफपीएससी दे ऑलवेज आस्क हु इज द फर्स्ट एंड द लास्ट। आपसे आप अक्सर सवाल देखेंगे जो लास्ट गवर्नर जनरल कौन है, आप अक्सर सवाल देखेंगे जी फर्स्ट कौन है, दरमियान में वो ये नहीं पूछता कि उसका ऑर्डर क्या है। अब आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा जी बैरन एलन ब्रो जो है इसका क्या नंबर है, ये गिनती करके आपको ये भी याद हो। नो, आपसे लास्ट देख लें, फर्स्ट देख लें, और बीच में जो किसी ने कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई काम किया वो देख लेना है। आपकी गवर्नर जनरल्स आपके तैयार हैं, तो लेट्स सी हाउ वी हैव टू रीड। गवर्नर जनरल्स हैं, फर्स्ट इज वॉरेन हेस्टिंग्स। अच्छा, बास का वो पूछता है जी सेकंड गवर्नर जनरल कौन है, क्योंकि अब सेकंड गवर्नर जनरल यहाँ पे लिस्ट में मेंशन नहीं है, लेकिन वो बहुत थोड़े अरसे के लिए आता है, यानी कि उसकी जो है वो थोड़े अरसे के लिए उसकी ट्रांसफर होती है, फिर वो वापस चला जाता है। तो दैट पर्सन इज मैकफर्सन, MACPHERSON। अब अक्सर ये वो इस वजह से पूछता है कि अक्सर बुक्स में नहीं लिखा जाता, लेकिन ये सवाल आया हुआ है। सेकंड गवर्नर जनरल, जी मैं आपको लिख देता हूँ, The second governor general is let me write it down, मैकफर्सन। ये आता है जी 1785 से लेके 86 तक। ठीक है जी। अब ये लिस्ट में नहीं, आप देखेंगे तो मोस्टली लिस्ट में नहीं होता, लेकिन ये वो बहरहाल पूछता है। आप पहला देख लें वॉरेन हेस्टिंग, सेकंड मैकफर्सन, बहुत थोड़े अरसे के लिए आता है, यू कैन से अ फ्यू मंथ्स। उसके बाद आप आ जाएं जी इस पे लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब इसने क्या किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंडिया में सिविल सर्विस की बुनियाद कॉर्नवालिस ने रखी। अच्छा, अब इसको याद करने का तरीका क्या है, C फॉर सिविल सर्विस, C फॉर कॉर्नवालिस, आपको कभी नहीं इंशाल्लाह भूलेगा, वेरी सिंपल। कॉर्नवालिस सिविल सर्विस इसने स्टार्ट की। ठीक है जी। आगे आ जाएं, जॉन शोर आ जाएं। जॉन शोर को छोड़ दें, कुछ नहीं किया इसने ऐसा, मतलब किया है लेकिन आपके पेपर की हद तक जो आपके पेपर में आ सके वो नहीं कुछ ऐसा। ठीक है। अच्छा जी, ये वेलेस्ले पे आ जाए। वेलेस्ले ने क्या किया, लॉर्ड वेलेस्ले ने, ही फाउंडेड द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता। फोर्ट विलियम कॉलेज, आपको पता है फोर्ट विलियम कॉलेज में किस जबान की स्टडी की जाती थी, किस जबान की प्रमोशन के लिए वर्क किया गया फोर्ट विलियम कॉलेज में? क्विकली एनीवन?
सर इंग्लिश का उर्दू फारसी उर्दू सर। उर्दू कम ऑन, उर्दू में, ठीक है, चेक करना ये जाके आप, ठीक है। अच्छा जी दोबारा फिर कौन जो है कहाँ पे था मैं, वेलेस्ले के बाद, वेलेस्ले के बाद आप जॉर्ज बार्लो पे आ जाएं। यहाँ पे दो मिसिंग है लिस्ट में, कॉर्नवालिस और बार्लो, वो नहीं है, वो छोड़ दें, वो कोई इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मिंटो पे आ जाएं, हेस्टिंग्स, एमहर्स्ट, हाँ जी, विलियम बेंटिक, वेरी इंपॉर्टेंट। विलियम बेंटिक ने दो काम किए, एक तो इसने बैन की सती। सती आपको पता है क्या होता है? सती एक रस्म थी जो है वो इंडियन सोसाइटी में प्रैक्टिस बाय द हिंदूज, यस कि सर। अगर सर एक वो जो हस्बैंड की बेवा हो जाती थी उसको एक कमरे में ही रखा जाता था और वो आम लड़कियों की तरह बन संवर नहीं सकती थी और ना कभी शादी कर सकती थी, ऐसा और कुछ वो था। अपने आप को बचाने के लिए ना आग में अपने आप को जला लेती थी। अच्छा, जहां तक मैंने इसमें पढ़ा है वो यही है, और मतलब यू सी इन द मूवीज एज वेल कि शी वाज आल्सो बर्न्ड अलोंग विद द डेड बॉडी ऑफ हर हस्बैंड। यस सर, वो अपने आप को जला सती लेती का थी। ये रिचुअल था, तो ये बड़ा एक क्रूएल और इनह्यूमन सा रिचुअल था, तो विलियम बेंटिक ने इसको बंद किया 1829 में। अब आपसे दो तरीके से पूछेगा, 1829 में क्या हुआ बैन, या वो चीज कब बैन हुई। अच्छा, वो फिर पूछ सकता है। अगर आपको ये इसका एरा याद है ना, विलियम बेंटिक का देख लें, इसने सती बैन की। दूसरा, इसने अंग्रेजी को बनाया लैंग्वेज ऑफ हायर एजुकेशन। अभी आप जो इंग्लिश को पढ़ते हैं तो आप इस बंदे को याद कर सकते हैं कि इसकी ये पॉलिसी थी विलियम बेंटिक की, विच वी आर स्टिल फॉलोइंग इन फैक्ट। मतलब वी शुड रीड उर्दू एज द लैंग्वेज ऑफ हायर एजुकेशन, जो हमारी कौमी जबान है, लेकिन बहरहाल इनके ज़माने में इंग्लिश को डिक्लेयर कर दिया गया एज अ लैंग्वेज ऑफ हायर एजुकेशन। अच्छा जी, आगे आ जाएं। विलियम बेंटिक के बाद चार्ल्स मेल्ट काफे आता है, बड़ा अजीब सा नाम होएगा आपके लिए, छोड़ दें, कोई बात नहीं, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। ऑकलैंड आता है, उसको भी छोड़ दें। हाँ, एलन ब्रो, एलन ब्रो, बैरन एलन ब्रो। एलन ब्रो क्या करता है कि इसके दौर में सिंध जो है इस पे कब्जा कर लिया जाता है एलन ब्रो के दौर, ठीक है, 1843। अब ये डेट्स थोड़ी सी मतलब इसमें एक दो साल का फर्क है, मतलब इन सम बुक्स 1835 से 1843, यहाँ पे 1842 लिखा। बहरहाल इट वाज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एलन ब्रो दैट जो है वो सिंध वाज एनेक्स्ड। फिर आ जाता है लॉर्ड हार्डिंग, विलियम ये भी छोड़ दें, बर्ड वट एवर जो भी नाम है इसका, हार्डिंग के दौर में आ, हार्डिंग के दौर में जो है वो लाहौर कैप्चर हो जाता है, मतलब ब्रिटिश जो है वो लाहौर फतह कर लेते हैं, ठीक है? और वो तो सर 1846 में किया था सर। हाँ ठीक ठीक ठीक। जी, क्या की सर? मैं आपका सवाल नहीं समझा। सर मैं कह रहा था कि 1846 में लाहौर को फतह किया है ना? 1846 में, जी जी बिल्कुल। ओके सर ओके। हाँ जी, और इसी में वो ट्रीटी ठीक है। होती है। जो कश्मीर है ये सिखों की एम्पायर का हिस्सा था, मतलब ये आप देख सकते हैं, सिखों के एम्पायर का हिस्सा था दिस कश्मीर, सिख एम्पायर। तो अंग्रेज जब कैप्चर करते हैं इसको लाहौर को 1846 में, तो फिर यहाँ पे जो है बेसिकली ट्रीटी होती है, ठीक है, ट्रीटी होती है। बाद फिर अंग्रेज जो हैं, अंग्रेजों को दे दिया जाता है कश्मीर। कश्मीर फिर आगे किसी बंदे को ये करते हैं, इट वाज गुलाब सिंह, गुलाब सिंह को फिर आगे कश्मीर बेच देते हैं, ठीक है, 7.5 मिलियन नानक शाही रुपीज, समथिंग लाइक दैट। और फिर आगे से फिर गुलाब सिंह की डायनेस्टी आगे कश्मीर में चलती है, जो हम पढ़ते हैं ना महाराजा हरी सिंह था, तो वो बेसिकली गुलाब सिंह की डोगरा डायनेस्टी से था, ठीक है, ये इसकी हिस्ट्री है। लेकिन पहले कश्मीर जो है वो सिखों की एम्पायर का हिस्सा होता है, दिस सिख एम्पायर। अच्छा जी, आगे आप आ जाए, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी वैसे हमारे मुल्क में इन द सिटी ऑफ लाहौर एक जूतों का ब्रांड भी है। आई वाज सरप्राइज्ड टू नो दैट कि डलहौजी क्यों नाम रखा। बहरहाल शायद किसी को गुस्सा हो इस पे, लॉर्ड डलहौजी पे। अच्छा, डलहौजी, डी फॉर डलहौजी, डी फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अच्छा, इसने ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस किया था। आप समझ लें ये कानून था। कानून ये था कि अगर जी किसी बात का डायरेक्ट डेटा नहीं है,
तो वो ये नहीं कर सकता कि किसी मामे चाचे ताए के नाम, अपने किसी जो है कजन के नाम जमीन लगा देगा अपनी, या अपनी प्रिंसली स्टेट जो है उसको ट्रांसफर कर देगा। अगर किसी का डायरेक्ट मेल डिसेंडेंट नहीं है तो वो रियासत किसको ट्रांसफर हो जाएगी पूरी की, मतलब वो जो स्टेट है प्रिंसली स्टेट वो किसको ट्रांसफर हो जाएगी। यानी कि अगर आपकी नस्ल में लैप्स आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यही है ना, लैप्स होता है कि जी एक स्किप हो जाना एक मेल हेयर। अगर आपकी नस्ल में एक लैप्स आता है तो वो प्रिंसली स्टेट ट्रांसफर हो जाएगी ब्रिटिश को। और इनफैक्ट ये एक वजह भी बनी जंग आजादी के लिए, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए ये एक वजह भी थी कि कई बादशाहों की जमीन जो है, मतलब कई प्रिंसली स्टेट्स के जो प्रिंसेस थे उनकी जमीन उनकी जो प्रिंसली स्टेट थी वो अंग्रेजों ने ले ली बिकॉज ऑफ दिस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये पूछते हैं कि जी ये किसने इंट्रोड्यूस किया। और इंडिया में टेलीग्राम लाइंस, मतलब एक अच्छा एस्पेक्ट ये भी था कि इसने रेलवे इंट्रोड्यूस की आपकी जो मुल्क में जो रेलवे। और मजे की बात ये कि जहां तक इंट्रोड्यूस कर दी वहीं तक है, कोई आगे प्रोग्रेस है सच वो नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। टेलीग्राम लाइंस, टेलीग्राफ लाइंस, ये जो आप मैसेज भेजते थे, रेलवे एंड टेलीग्राफ, वो इसके दौर में हुआ। अच्छा, फिर आ गया जी लॉर्ड कैनिंग। अब वो पूछता है जी जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई तो कौन था गवर्नर जनरल इंडिया का, तो ही वाज लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब ये हम आगे हैं जी। अब गवर्नर जनरल आपने इस तरह पढ़ लेने, अब देखें ना आपके कितने गवर्नर जनरल बीच में हमने इंपॉर्टेंट वंस को हमने पकड़ लिया, हमने उनकी चीजें देख ली तो पेपर में आनी है, बाकी हमने वी आर नॉट मच कंसर्न विद दैट। और लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया है? लॉर्ड कैनिंग का आपको मैं बताता हूँ आगे। लॉर्ड कैनिंग का ये दौर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके दौर में ये हो जाता है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आपको पता है कि मतलब व्हाट वाज दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। नाउ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक्सक्यूज मी सर। जी जी ऐसा शायद थोड़ा नेट का इशू हो गया था, तो मैंने आपसे आपका वो जो कश्मीर वाला टॉपिक था ना सर, वो एक पॉइंट मुझसे मिस हो गया। सर काइंडली रिपीट कर देंगे? देखिए कश्मीर वाला सिंपल है टॉपिक, मैं आपको बताता हूँ। कश्मीर वाला टॉपिक ये है कि अंग्रेजों ने जब 1846 में जब लाहौर कैप्चर किया, ठीक है, तो कश्मीर जो है वो सिखों की हुकूमत का हिस्सा था, सिखों के कंट्रोल में था ये। ठीक है, 1846 में अंग्रेज जो हैं ये कैप्चर करते 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 पूरा भारत, इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट, यहाँ लाहौर तक आ गए। 1846 की बात हो रही है, 1846। अच्छा, जब एंग्लो सिख वॉर होती है, एंग्लो सिख वॉर मतलब कि अंग्रेजों और सिखों के दरमियान जो जंग होती है, उसके बाद 1846 में वो लाहौर आ गए। अंग्रेज कहते हैं जी आपने जो नुकसान किया सारा, सिखों से कहा जाता है कि जी इसका आप जो है वो इंडेमनिटी दें, वॉर इंडेमनिटी, यानी कि ये जो सारा नुकसान तोड़ फोड़ हुई है, जो मतलब जंग के ऊपर जो सारा नुकसान हो, इसके आप पैसे दें। सिखों के पास होता नहीं कुछ, तो वो कहते हैं जी आप ऐसा करें, आप कश्मीर ले लें। कश्मीर भी इनकी रियासत का हिस्सा होता है, सिखों की ना, सिखों की स्टेट का हिस्सा होता है। तो अंग्रेजों को जब कश्मीर मिलता है तो ये फिर आगे मतलब सिखों, एंग्लो सिख वॉर में इनकी हेल्प कौन करता है? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह कोई बंदा होता है, ठीक है, मुझे उसकी एग्जैक्टली हिस्ट्री नहीं पता कि एग्जैक्टली हु वाज ही, बट ही वाज सम फिगर, माइट बी सम इंपॉर्टेंट फिगर। अंग्रेजों की वो हेल्प करता है। उसको रिवॉर्ड में क्या करते हैं, वो ये कश्मीर बेच देते हैं, ठीक है ना, गुलाब सिंह को। गुलाब सिंह को कश्मीर भेज दिया, वो वहां का क्या बन गया, वो वहां का बादशाह बन गया या रूलर बन गया, जो भी आप समझ लें उसे, ये कश्मीर में। तो वहां अब हम जब पढ़ते हैं 1947 में कि जी वहां पे हरी सिंह था, तो हम कहते हैं जी वो एक मुस्लिम रियासत है, उसके ऊपर कैसे कोई सिंह वाला कोई या कोई ऐसा नॉन मुस्लिम आ गया। तो बेसिकली उसकी बुनियाद यहाँ से शुरू होती है 1846 में। फॉर ऑलमोस्ट 100 ईयर्स गुलाब सिंह के जो गुलाब सिंह के जो डिसेंडेंट्स हैं वही रूल करते हैं। दैट इज वाई उसकी डायनेस्टी जो है दैट इज नोन एज द डोगरा डायनेस्टी। और लास्ट एम्परर, लास्ट रूलर ऑफ द कश्मीर वाज हरी सिंह, एंड ही वाज फ्रॉम दिस द लाइन ऑफ गुलाब सिंह। ठीक है, ये मैंने जस्ट बात की है, कोई इसमें देयर इज नथिंग टू मच टू वरी सर अबाउट। थैंक यू वेरी मच। ओके, नाउ व्हाट इज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बेसिकली इसकी ये इसको अंग्रेज कहते हैं जी म्यूटिनी, हम कहते हैं जी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। म्यूटिनी होता है जी बगावत, हमारे लिए तो बगावत नहीं, हम तो कहते हैं जी ठीक था, मतलब जाहिर अगर आप नेटिव्स की जमीन पे कब्जा करेंगे तो वो दे विल फाइट बैक। फॉर अस इट इज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फॉर द ब्रिटिश इट इज म्यूटिनी, द इंडियन म्यूटिनी। म्यूटिनी मींस रिबेलियन। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या होता है कि अंग्रेज जो हैं वो दे कैप्चर बाय 1857 दे हैव क्वाइट अ सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ इंडिया। तो व्हाट हैपेंस, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं इंडिया में
जो कि अंग्रेजों जो लोकल्स की फीलिंग्स को हर्ट करते हैं और मतलब बेसिकली ट्रिगर करते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या द फीलिंग्स ऑफ लोकल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश दे राइज। और अल्टीमेटली ये जो मतलब प्रेशर बनता रहता है, ये 1857 मई में ये बम फट जाता है। बम मतलब कौन सा? द बॉम्ब ऑफ रिजेंटमेंट। ठीक है, ये शुरू कहाँ से होती है? मीरठ से होती है। मीरठ कहाँ पे? ये देख। अच्छा, इसको एक जो है ना सिपाही को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीपॉय, SEPOY। मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें SEPOY, सीपॉय के नाम से लिखा हुआ है। होता क्या है कि जी, एक तो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और इससे कई रूलर्स की जमीन ब्रिटिश को चली जाती है। फिर उसके बाद जो मतलब वेरियस सती बैन कर देते हैं लोग, और यहाँ पे मिशनरी एक्टिविटीज, यानी कि यहाँ पे क्रिश्चियन सेंट्स आते हैं, वो प्रीच करते हैं। तो लोकल्स बहुत ज्यादा उनको गुस्सा होता है अंग्रेजों के खिलाफ। अच्छा, ये चीज अपनी पीक पे जाती है 1857 में, जनवरी में। जनवरी 1857 में ब्रिटिश इंट्रोड्यूस करते हैं एनफील्ड राइफल कार्ट्रिज। कार्ट्रिज मतलब कि आपको पता है पुराने जमाने में अब तो हम वो उसको, आपने अगर क्लैशनकोफ या राइफल चलानी हो तो आप जस्ट बुलेट डालते हैं और चला लेते हैं। पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। पुराने जमाने में आपको मेटल बॉल जो है, राइफल के अंदर मेटल बॉल डालना पड़ता था। फिर आपको एक छोटा सा साशे आता था, वो आपको मुंह से तोड़ के बारूद भरना पड़ता था। ठीक है ना? इस तरह आपको एक शॉट तैयार करनी पड़ती थी। मतलब वो ऑटोमेटिक राइफल नहीं थी। अंग्रेजों ने राइफल इंट्रोड्यूस कराई जिसमें जो मस्केट बॉल है, यानी कि जो स्टील का जो बॉल है, जो गन में डलता है, राइफल में डलता है, उसको प्रोपेल करने के लिए जो बारूद है, वो जिस साशे को आपको तोड़ना पड़ता था, अब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, दैट कार्ट्रिज उसे कहते हैं। वो कार्ट्रिज को प्रिजर्व करने के लिए, मे बी मॉइस्चर या पानी से प्रिजर्व करने के लिए, उसको पिग और काओ की फैट इस्तेमाल की जाती थी। अब आपको पता है कि जी, एक मुसलमान के लिए अगर आपने मतलब हाउ कैन यू, और उस कार्ट्रिज को मुंह से तोड़ा जाता था, मुंह से छीला जाता था, ताकि उसका बारूद डाला जा सके। तो जो मुस्लिम सिपाही थे अंग्रेजों की फौज में, और जो हिंदू सिपाही थे, उनके लिए ये बड़ा उनके रिलीजियस बिलीफ्स के खिलाफ था। हिंदू के जी, हम तो काऊ की पूजा करते हैं, हम कैसे उसका जो है वो फैट को हम टेस्ट कर लें? एंड इक्वली ट्रू फॉर द मुस्लिम्स, हाउ कैन दे टेस्ट द फैट ऑफ द फॉरबिडन एनिमल, जो जो है पिग होता है। तो काऊ और पिग की फैट वो था। तो इसी तरह मई 1857 में, यार आपने फिल्म देखी है मंगल पांडे? वेरी वेरी मतलब टू रिमाइंड यू कि मैं क्या बात, मंगल पांडे आपने देखी है ना? जी हाँ सर, तो आमिर खान की। हाँ जी, बिल्कुल, ये वो वही चीज है, उसी पे ही है सारा। और ये सारा उसने ग्रीस कार्टेज को डिस्कस किया, उसमें दिखाया हुआ है। तो बेसिकली मंगल पांडे रियल फिगर होता है, फिर एग्जीक्यूट किया जाता है मार्च 1857 में। वो रिफ्यूज कर देता है, जी मैं नहीं करूंगा। मार्च 1857 में उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। मई में यहाँ पे इनका कोई कैंटोनमेंट एरिया होता है मीरठ में। तो मई 1857 में रिवोल्ट होता है, इसे कहते हैं सीपॉय रिवोल्ट। तो सिपाही जो हैं अंग्रेजों की फौज के, वो रिवोल्ट करते हैं। वो अपने अंग्रेज सुपीरियर जो होते हैं उनको मारते हैं, और डिफरेंट एरियाज में, ये डिफरेंट एरियाज में अपराइजिंग होती है अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन जाहिर है मतलब अंग्रेज जो है उनकी मिलिट्री सुपरियॉरिटी बहुत ज्यादा होती है। उनको उनकी सप्लाई लाइन बहुत इफेक्टिव होती है। तो वो मई में जंग शुरू होती है ये अंग्रेजों के खिलाफ। वो बहादुर शाह जफर को अपना एक सिंबॉलिक हेड बना लेते हैं। ठीक है, सिंबॉलिक हेड कि जी बगावत वो लीड करेगा। तो लेकिन सितंबर तक अंग्रेज इस पे पूरा काबू पा लेते हैं। ठीक है, और दिल्ली लखनऊ जो है वो सितंबर 1857 तक हो जाता है। अगस्त सितंबर 1858, यानी कि तकरीबन 1.5 साल के अंदर अंदर अंग्रेज जो है टोटली क्रश कर देते हैं। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफिशियली इज ओवर। तो इसमें बड़े बड़े लीडर्स होते हैं जो सामने आते हैं, और उनको फिर फिनिश कर दिया जाता है। जिस तरह रानी ऑफ झांसी, ठीक है, झांसी, ये रानी ऑफ झांसी आपने सुना होगा, लक्ष्मीबाई, और इस तरह से सो मेनी फिगर्स। अब इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। ये एक बहुत टर्निंग पॉइंट है। ये आपकी जो है इंडो पाक की तारीख को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है, यानी कि बिफोर 1857, आफ्टर 1857। अब इसमें नंबर ऑफ चेंजेस होती हैं। एक तो अंग्रेज जो है वो बहुत सख्त बदला लेते हैं, और ये आप बदला देख सकते हैं क्या हो रहा है ये तस्वीर में। बेसिकली मतलब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देन व्हाट इज दिस? दिस इज अ कैनन। कैनन मतलब तोप।
तोपों के आगे रख के अगर किसी को उड़ा दिया जाए तो इससे सख्त क्या बदला होगा, आप मुझे खुद बताएं। तो these are the traitors and these people are the British artillery officers। तो ये क्या करते हैं, तोपों के आगे रख के उड़ा देते हैं, टोटली फिनिश कर देते हैं, और इतना का एक वो इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि आइंदा से कोई करेगा तो यही हाल होएगा। एक तो, और इसमें सबसे ज्यादा जो है वो कसूरवार किसको ठहराया जाता है, मुसलमानों को। यहाँ से मुसलमानों का बुरा वक्त जो है वो शुरू हो जाता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं चलता। फिर आपको पता है डिफरेंट फिगर्स आते हैं, जस्ट लाइक सर सैयद अहमद खान एंड many Muslim reformers come to the front and try to save the community। तो ब्रिटिश जो सारा का सारा गुस्सा अपना मुसलमानों की तरफ कर देते हैं कि असल में इनका लीडर बहादुर शाह था। they do not see it as an Indian revolt, they see it as a Muslim revolt। तो वो हिंदू रेस जो है, जो हिंदू कम्युनिटी है, उसको ज्यादा प्रोपेल करते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी पे उनकी पॉलिसी चेंज हो जाती है, वो उनको मतलब सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी छीन ली जाती हैं। अक्सर सरकारी नौकरियां जो है बैन कर दिया जाता है मुसलमानों को। अगर कोई दी भी जाती है तो नायब कासद से ऊपर किसी को कोई नौकरी नहीं दी जाती, या बड़े से बड़ी हद के जी कोई डाकिया भर्ती कर लिया जाता है, या कोई ये जो स्याहियां भरते हैं इसमें फिलर ऑफ इंक पॉट्स बस, या कूली बना लिए। इससे ज्यादा तो आप अगर देखेंगे तो इंजीनियर्स हो गए या लॉयर्स हो गए, इनमें मुसलमान बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी बहुत सफर करती है। अच्छा, एक तो ये चेंज होती है। दूसरी चेंज ये हो जाती है कि ये जो गवर्नर जनरल वाला है, इसके दफ्तर के आगे तख्ती जो लगी होती है। अब गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के दफ्तर के आगे क्या तख्ती लगी होगी? तख्ती लगी होगी जी गवर्नर जनरल, सिंपल एज दैट। वो तख्ती रिमूव करके वहां पे उसके ऊपर क्या लिख दिया जाता है? वाइसरॉय। वाइसरॉय आपने सुना होगा, जिससे पहले डिप्टी कमिश्नर था, फिर डीसीओ बन गया, फिर डिप्टी कमिश्नर बन गया। इसी तरह नाम चेंज कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल से आप वाइसरॉय होंगे। और ब्रिटिश इंडिया को कौन कंट्रोल कर रहा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल यहाँ पे खत्म करके डायरेक्ट बरतानवी हुकूमत जो है वो कंट्रोल ले लेती, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्ट कंट्रोल अब करती है इंडिया को। तो लिहाजा जो इंडिया का गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, गवर्नेंस मतलब कि इंडिया को रन कैसे करना है, इंडिया किस तरह चलेगा, हिंदुस्तान के जो है अपना इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट कहना ज्यादा बेहतर है, सब कॉन्टिनेंट कैसे चलेगा, ये मॉडल होएगा गवर्नेंस का। ये वो मॉडल चेंज कर लेते हैं। पहले तो इनडायरेक्टली था ना कि जी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे, वो रन कर रहे थे, ठीक है जी, जाहिर है अपनी हुकूमत की पॉलिसी के अंदर रह के। लेकिन अब ये था कि नीचे वाइसरॉय होएगा, यानी कि या इसको आप गवर्नर जनरल चले कह लें, लेकिन वैसे फॉर्मली ही वाज नोन एज द वाइसरॉय। वाइसरॉय होगा, वो रिपोर्ट करेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और ये कहाँ बैठेगा? ये बैठेगा जी लंदन में, ये कैबिनेट। ये आगे रिपोर्ट करेगा क्राउन को। वैसे तो ये मतलब रिपोर्ट तो जाहिर है अपने प्राइम मिनिस्टर को करता था, बरतानवी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन क्राउन वाज अ फिगर हेड। मतलब ये आप देख भी सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इट वाज इन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया। अच्छा, गवर्नर जनरल अपना, अब उसके पास एक काबीना होगी। काबीना कहते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, जिसमें हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे। इसमें ज्यादातर आप देखते हैं जी आईसीएस ऑफिसर्स थे। यहाँ से फिर आपकी सिविल सर्विस की सुपरमेसी एक वो मतलब बनती है। इसी तरह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का भी काउंसिल ऑफ इंडिया होएगा, और इसमें मतलब जो है ना वो ये लोग होंगे। तो ये आपका जो है ना एक गवर्नेंस आर्किटेक्चर बन जाता है, ठीक है। और ये आपके सेंटर था, यानी कि सेंटर क्या था? कलकत्ता उस वक्त कैपिटल था, बाद में न्यू दिल्ली बनता है। वफाकी सेटअप ये था सेंटर में। प्रोविंशियल सेटअप ये था, सिंपल इज दैट, कि जी गवर्नर जनरल जो है वो अपना यहाँ पे, जहाँ पे गवर्नर जनरल है सेंटर में, वहां पे प्रोविंसेस में होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसका भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब उसकी डायरेक्ट कॉपी। जिस तरह पाकिस्तान में ऊपर प्राइम मिनिस्टर है, नीचे चीफ मिनिस्टर, सिंपल इज दैट। तो इसी तरह ही आपका जो है ना वो होएगा सेटअप सारा। इसी पस मंजर में आपके इंडियन काउंसिल्स एक्ट आते हैं। मतलब अंग्रेज फिर अपने रूल को बार बार अपडेट करते हैं। 1861 में, 1892 में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आते हैं। और रिफॉर्म्स में कोई अपने सिर्फ रूल के अंदर वो देखते हैं कि जी कहाँ पे थोड़ा सा कमी पेशी की जरूरत है। तो ये पीपल फ्रेंडली नहीं होते। ये बेसिकली अब आप इसके कुछ मतलब सारा याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट नो दैट कि इन दोनों एक्ट्स में 1861 1892 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल को इसमें कुछ लोग ज्यादा कर देते हैं, कुछ लोग कम कर देते हैं, ऑफिशियल मेंबर ज्यादा कर देते हैं, नॉन ऑफिशियल कम ज्यादा, यही चीजें चल रही होती हैं, ठीक है ना। यानी कि देखें 1861 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर वाज एक्सटेंडेड, आगे सारी डिटेल है, ठीक है जी। गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर मतलब
इसमें जो है आप ये देख सकते हैं 1892 में भी यही नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वाज इंक्रीज्ड इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटर्स, और एडिशनल मेंबर्स ऐड कर दिए, कुछ माइनस कर दिए, ठीक है ना। ये जस्ट ये चीजें वन पेपर में आपको ये नहीं पूछेगा, वन पेपर में पूछेगा जी वो मतलब कौन कौन से एक्ट थे 1861 एंड 1892, सिंपल इज दैट। अच्छा ये कौन है बताएं किसी ने देखा? ही इज क्वीन विक्टोरिया, ठीक है जी। क्वीन विक्टोरिया। अच्छा बहुत अब क्वीन विक्टोरिया की पिक्चर यहाँ पे मैंने क्यों लगाई है, वो इसलिए लगाई है बिकॉज जिस तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है मतलब पार्लियामेंट के कंट्रोल में तो होता है, लेकिन क्वीन विक्टोरिया आल्सो बिकम्स द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है जी। प्रोक्लेमेशन एक करती है, बेसिकली होता ही है कि एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होते हैं लॉर्ड डिजराइली, DISRAEY, यानी कि इजराइल से पहले डी लगा दें और आप पढ़ें तो लॉर्ड डिजराइली वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो वो कहते हैं मलका बरतानिया को कि जी ये क्वीन विक्टोरिया, सॉरी ये क्वीन विक्टोरिया नॉट, अगर मैंने एलिजाबेथ कह दिया तो आई एम सॉरी, बट शी इज विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया को कहते हैं कि जी ये जो मशरकी लोग होते हैं ये ज्यादा लॉयल होते हैं किसी बादशाह या मलिका जो है ना, वो उसको ज्यादा ये जो है वो अपनी एफिलिएशन समझते हैं, इनको नहीं समझ के जी गवर्नर जनरल क्या है, वाइसरॉय क्या है। तो इसी पस मंजर में फिर वो जो है अपने आप को डिक्लेयर कर देती हैं। सो शी बिकम्स द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, जस्ट आपको ये पता हो। अब डेट्स आप चेक करनी है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आई थिंक इट इज 1877 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 77 डेट होती है, उसमें शी बिकम्स द, यस आई एम राइट, जनवरी 1877 में शी इज प्रोक्लेम्ड एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है, एम्प्रेस ऑफ इंडिया। अच्छा जी प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम ये आता है कि जिससे मैंने आपको बताया था कि ये जो अंग्रेज जो है बदला लेते हैं और सारे का सारा जो है वो प्रेशर मुसलमानों पे आता है, मुस्लिम कम्युनिटी बहुत सफर करती है। फिर कुछ लोग सर एक्सक्यूज मी सैयद सर, अहमद इसकी खान, डेट बता दो, जी जी, डेट रिपीट कर दें। 1877 में मलका बरतानिया जो है वो शी बिकम्स द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। सर एम्प्रेस से क्या मुराद है सर? एम्प्रेस मतलब कि मलका, एम्प्रेस, ओके सर। ठीक है। तो ये जो हमारी है क्वीन एलिजाबेथ, अब आजकल क्वीन एलिजाबेथ 2 है। आपको पता है कि शी वाज टेक्निकली स्पीकिंग शी वाज आल्सो द क्वीन ऑफ पाकिस्तान, वैसे अगर देखा जाए, क्योंकि 1957 1956 तक आपका कोई आइन नहीं था, आपका गवर्नर जनरल ही था यहाँ पे, और वो बेसिकली ही वाज इन अ वे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो इन सम वेज यू कैन से द क्वीन एलिजाबेथ 2 जो अभी है मलका बरतानिया, वो आपके पाकिस्तान की बेसिकली यू कैन से शी वाज द क्वीन टू, मतलब वन वे ऑफ डिस्क्राइबिंग हर इज एज द क्वीन ऑफ पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया में तो अभी तक भी यही है। हाँ लेकिन वो अब क्योंकि आप रिपब्लिक बन गए थे ना, 1956 में आप रिपब्लिक बन गए थे, आपने गवर्नर जनरलशिप खत्म कर दी थी, आप सदर ले आए थे, टेक्निकली स्पीकिंग दैट वाज द केस। ठीक है, मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक है? बाकी फिर इंशाल्लाह कल या नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी इसको कंटिन्यू करेंगे। अब मैंने जो आपको पढ़ाया है इसमें जो मैंने आपको डेट्स बताई हैं, जो मैंने आपको मतलब चीज़ें बताई हैं, आपने उनको याद रखना है।